हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि सभी लोग सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे अगले पेपर के लिए। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहाँ पे जो है चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बहुपद। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बच्चों, जो ये बहुपद चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये क्लास 9th में भी है, 10th में भी है और आगे आने वाले क्लासों में भी होंगे। अब ये चैप्टर जो है काफ़ी ज़्यादा बोरिंग भी लगता है और काफ़ी आसान भी लगता है कुछ बच्चों को। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं कुछ टिप्स आप लोगों को बताने वाला हूँ, कुछ यहाँ पे बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप पढ़ेंगे तो लास्ट तक आप एंडिंग देखेंगे तो आपको यह पूरा एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन आए, कहीं से भी आए तो आप उसको क्रैक कर देंगे और एकदम सटीक आंसर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम चैप्टर बहुपद। ठीक, तो बहुपद क्या है? यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, बहुपद को हम अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल जो है, ये पॉलिनोमियल कैसे बना हुआ है या बहुपद कैसे बना है? तो देखिएगा, जो बहुपद है वह दो प्रकार की राशियों से मिलकर बना होता है। वो दो राशियां कौन कौन सी है? तो पहला राशि जो है आपका वो है चर। अब ये चर राशि क्या होता है और दूसरा क्या है? अचर। अब ये अचर राशि क्या होते हैं समझिएगा। चर को हम कहते हैं अंग्रेजी में वेरिएबल और अचर को कहते हैं हम कांस्टेंट। अब ये चर क्या होता है, अचर क्या होता है, इसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे पहला टॉपिक जो है हमारा है यहाँ पे चर। हम चर को डिफाइन करेंगे। चर को हमने अभी कहा ये वेरिएबल है। अब नाम से ही आपको यह आभास हो गया होगा कि चर किसे कहते हैं। अगर नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, वे राशियां जिनके मान वेरी करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, मतलब जिनके मान नियमित रूप से बदलते रहते हैं, अलग अलग कंडीशन में बदलते रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। अभी चर का डेफिनेशन देखते हैं तो देखिए क्या बताएंगे। वे राशियां जिनके मान गणितीय क्रियाओं में बदलते रहते हैं, चर कहलाते हैं। क्या बताया भाई? वे राशियां जिनके मान गणितीय क्रियाओं में बदलते रहते हैं, चर कहलाते हैं। ऐसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि चर कौन से हैं जिनके मान गणितीय क्रियाओं में बदलते रहते हैं। जैसे x है, y है, z है, etc। ये सारे जो है आपके चर है। अर्थात अंग्रेजी के कोई भी अल्फ़ाबेट ले लेंगे तो उसको हम चर कह सकते हैं, क्योंकि उनके कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। गणितीय क्रियाओं में उसके मान बदलते रहते हैं तो वो चर कहलाएंगे। दूसरी बात हम यहाँ पे बात करते हैं, ये दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? तो दूसरा है अचर। अभी अचर क्या होते हैं? अचर को हमने क्या कहा? कांस्टेंट। तो ध्यान रखिएगा, वे राशियां जिनके मान गणितीय क्रियाओं में नहीं बदलते, अपरिवर्तित रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। जैसे हमारे पास जितने भी संख्याएं हैं वो सारे के सारे संख्याएं अचर है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डेफिनेशन में लिख दे रहा हूँ। तो क्या कहेंगे भाई? वे राशियां जिनके मान गणितीय क्रियाओं में अपरिवर्तित रहते हैं, अचर कहलाते हैं। जैसे सभी संख्याएं। अब कोई भी संख्या ले लेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? आपके अचर कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन को हम यहाँ पे प्रूव करता हो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे उठाते हैं हम। जैसे हमारे पास एक बहुपद है, हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है? देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि यहाँ पे चर क्या है, अचर क्या है, इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई एक समीकरण है y बराबर x + 4, समझिएगा। अब यहाँ पे
चर क्या है, अचर क्या है, दोनों को हमने डिफाइन कर रखा है। तो हमने बताया कि ये जो संख्या है 4 यह अचर है और x और y जो है ये चर है। तो अब हम यहाँ पे चीज़ों को देखते हैं। मान लेते हैं कि हमने x को 0 रखा, तो x बराबर 0 रखा यहाँ पे। तो x बराबर 0 रखने पे y का मान कितना आ रहा है, देखिए 0 + 4 = 4। x का मान हमने जैसे ही 0 रखा तो y का मान क्या आ गया, 4 आ गया। चलिए x का मान बदल देते हैं, क्योंकि x का मान तो निर्धारित नहीं है ना, तो इसको बदल देते हैं। x का मान हम रख देते हैं 1, तो y का मान कितना आएगा, देखिए 1 + 4 = 5। x का मान बदला, y का मान बदल गया। x का मान फिर चेंज करते हैं, x बराबर रखते हैं -1, तो y बराबर कितना आएगा, -1 + 4 = 3। x का मान फिर बदल दिया तो y का मान बदल गया। तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे भाई, x का मान निश्चित नहीं है, निर्धारित नहीं है, x का मान बदल रहा है और उसी के साथ साथ y का मान भी बदल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान निश्चित नहीं है, y का मान भी निश्चित नहीं है और गणितीय क्रियाओं में इनके मान बदलते जा रहे हैं। x का मान बदलने पे y का मान बदल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x और y आपके चर है। अब यहाँ पे बात करते हैं अचर कौन से, तो देखिए पूरे गणितीय प्रक्रियाओं में यहाँ पे जो ये 4 है, संख्या 4, कहीं पे भी संख्या 4 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संख्या 4 आपका पहले भी था जहाँ पे संख्या 4 अभी भी वहीं पे है, इसका मान नहीं बदला, अर्थात यह जो है आपका अचर होगा। संख्या 4 आपका अचर राशि है। ठीक, अब आते हैं बहुपद के परिभाषा पर। क्या बहुपद क्या है, कैसे होंगे या क्यों होंगे, तो उसको देखते हैं। देखिए बहुपद की परिभाषा, कोई बीज गणितीय व्यंजक यदि दो नियमों को मानता है। अगर कोई बीजगणितीय व्यंजक दो नियमों को मानता है तो वह बहुपद होंगे। और वह दो नियम क्या है, पहला नियम, जो चरों का गुणांक है, चरों का गुणांक वो वास्तविक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या। अगर कोई बीजगणितीय व्यंजक है और वहां पे जितने भी चर दिए हुए हैं उन चरों का गुणांक अगर वास्तविक संख्या है तो ये पहला नियम फॉलो करना चाहिए। नंबर दूसरा, यदि चरों की घात पूर्ण संख्या हो, मतलब चरों की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और पूर्ण संख्या क्या होता है हमारा, w बराबर 0 1 2 3 अप टू, मतलब चरों की जो घात है वह पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वह बहुपद होगा और अगर ऐसा नहीं होगा तो वह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं कि कौन बहुपद कैसे होगा या नहीं होगा, इसको क्लियरिफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल में क्या ले रहे हैं समझिएगा। यहाँ पे लिया मैं √5 x की पावर 2 + 3x + 1, ये कोई आपका व्यंजक है बीजगणितीय, इस या नहीं है इसको चेक करना है। अब यहाँ पे ये बहुपद है या नहीं है चेक करने के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पे पहला वाला जो कंडीशन है उसको देखेंगे। पहला वाला क्या बताया भाई कि चरों का गुणांक क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। अब ये चरों का गुणांक, सर यहाँ पे चर x ही है लेकिन उसकी पावर 2 है, यहाँ पे भी चर x है इसकी पावर 1 है, यहाँ पे भी एक चर है जो कि दिख नहीं रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में हम x की पावर 0 कह सकते हैं। और x की पावर 0 बराबर कितनी होती है हमारी, तो याद रखिएगा बच्चों, x की पावर 0 बराबर होता है 1। एकदम क्लियर ध्यान रखेंगे कि x की पावर 0 बराबर होता है 1। तो यहाँ पे हमने x की पावर 0 रख दिया और यहाँ पे उसका मल्टीप्लाई में है 1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, समझिएगा।
तो यहाँ पे चरों का जो गुणांक है वो कितना है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसका गुणांक √5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चरों का गुणांक भाई क्या क्या है हमारे पास, पहला √5 है, दूसरा 3 है, तीसरा 1 है। अब देखिए √5 वास्तविक संख्या है या नहीं है, तो आंसर एस वास्तविक संख्या है, 3 भी वास्तविक संख्या, 1 भी वास्तविक संख्या है। इसका मतलब चरों का गुणांक क्या है आपका, वास्तविक संख्या है। पहला वाला कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। अब दूसरे वाले कंडीशन की बात करते हैं। दूसरा कंडीशन क्या बताया, चरों की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे दूसरे वाले कंडीशन में देखते हैं, देखिए चरों की घात क्या है भाई, चरों की घात, पहला चर जो है यहाँ पे x है, इसकी पावर है 2, तो 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। दूसरा है 3 पूर्ण संख्या है, यहाँ पे है 0, तो ये भी पूर्ण संख्या है। तो चरों की घात कितनी दिख रही है हमें, चलिए इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे चर दिख नहीं रहा है, तो ऐसे लिख देते हैं। तो क्या हुआ, चरों की घात क्या है, ये 2 3 क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। समझ में आया क्या बताया, चरों का की घात जो है वो पूर्ण संख्या है और चरों का गुणांक वास्तविक संख्या है, जो कि दोनों नियमों को फॉलो कर रहा है। अगर दोनों नियमों को मान रहा है तो हम क्या कहेंगे, अतः यह व्यंजक एक क्या है, बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर दोनों नियमों को फॉलो करता है तो हम कहेंगे कि यह एक बहुपद है। अगर दोनों नियमों में से कोई भी एक नियम को यह फॉलो नहीं करता है तो हम इसको बहुपद नहीं कहेंगे, तो हम कह देंगे कि यह एक बहुपद। ठीक है, अब हम दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं कि वह बहुपद है यानी चेक करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा क्या है, हमने कहा कि यहाँ पे 3x की पावर 4 है प्लस √5x क्यूब प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस x प्लस 5। ये हमारे पास एक बीजगणितीय व्यंजक है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि यह एक बहुपद है या नहीं है। तो हमारे पास भाई दो नियम है, दोनों नियमों को फॉलो करना है। अगर दोनों नियमों को फॉलो करता है तो फिर यह बहुपद होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए पहला नियम क्या कह रहा है भाई, चरों का गुणांक, यहाँ पे चेक करते हैं चरों का गुणांक कितना है भाई, चरों का गुणांक भाई क्या है, चरों का गुणांक पहले तो 3 है, दूसरा √5 है, फिर 3 है, फिर 1 है, यहाँ पे x है तो x में कुछ ना कुछ गुणा में होगा, और वो गुणा में कितना होता है, 1 होता है। तो 1 और ये 5, ये सारे के सारे क्या है, देखिए 3 भी वास्तविक, सारे के सारे वास्तविक संख्या है, तो हम यहाँ पे कहेंगे वास्तविक है। चरों का गुणांक वास्तविक है, इसका मतलब पहले वाले लॉ को यह मान रहा है, पहले वाले नियम को यह फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे दूसरे नियम की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा नियम है चरों की घात। चरों की घात पे चरों की घात है 4 जो कि पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है, 1/2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है। अगर 1/2 कहीं पे भी एक ऐसी स्थिति आ जाए कि चर की घात पूर्ण संख्या ना हो, तो उस कंडीशन में केवल उसी को मेंशन कर दीजिएगा, काम होगा। चरों की घात जो है 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। ध्यान रखिएगा, चरों की घात 1/2 जो कि है पूर्ण संख्या नहीं है। अगर चरों की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो यहाँ पे क्या कहेंगे, अतः यह व्यंजक क्या नहीं है, एक बहुपद नहीं है। ध्यान रखिएगा क्या बताया मैंने, अगर चरों की घात पूर्ण संख्या नहीं होगा तो वह बहुपद नहीं होगा। एक नियम और बताते हैं हम, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगला नियम क्या है, यहाँ पे अगर कोई संख्या ऊपर दिया होगा और नीचे बहुपद होगा, संख्या बट्टे बहुपद, तो ये बहुपद नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, किसी संख्या के बट्टे में अगर बहुपद हो
तो ये बहुपद जैसा दिखेगा लेकिन यह बहुपद नहीं होगा, इसकी बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल उठाते हैं यहाँ पे कुछ, जैसे हमारे पास एक जो बीजगणितीय व्यंजक है वो कुछ इस प्रकार से है 2/x+1। भाई x+1 एक बहुपद है, नीचे आपका बहुपद है लेकिन ऊपर संख्या है, तो नीचे बहुपद है ऊपर संख्या है, तो ये बहुपद नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल है जैसे x² + 2/x+3, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये x⁻2 है, ठीक है, ये तो ठीक है, प्लस यहाँ पे 2/x है। इस x को ऊपर लेके जाएंगे तो x⁻⁻1 बन जाएगा। हालांकि यहाँ पे 2 के नीचे आपका एक बहुपद है, संख्या बट्टे बहुपद, लेकिन इस x को ऊपर लेके जाएंगे तो x⁻⁻1 हो जाएगा। अगर x⁻⁻1 हो गया तो वह पूर्ण संख्या नहीं होगा, तो यह भी बहुपद नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, इस टाइप से अगर आपका आता है तो हम उसको बहुपद नहीं कहेंगे। रीजन आपका वही है, एकदम सीधा साफ है कि इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी घात हो जाएगी -1, और -1 होने से x की पावर भी -1 हो जाएगा, 1 की पावर भी -1, इस टाइप से आएगा। और अगर ऐसा आया तो हमारा वहाँ पे घात जो है आपका बहुपद की घात या चरों की घात जो है वह पूर्ण संख्या नहीं होगा। अगर पूर्ण संख्या नहीं होगा तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। इसका ध्यान, उपरोक्त व्यंजक बहुपद नहीं है। देखिए अगला टॉपिक है हमारा बहुपद की घात, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा बहुपद में। अब बहुपद की घात, जो बहुपद है उसकी घात कितनी होगी, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो बहुपद में चर है उस चर की जो मैक्सिमम पावर होगी, अधिकतम पावर, उसे हम बहुपद की घात कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। नंबर 1, जैसे हमारे पास है 7x⁴ + 2x³ + 1, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूँ, तो दूसरा एग्जाम्पल है x+2। तीसरे एग्जाम्पल की बात करता हूँ, वो है √5 x² + 2x + 4। एंड चौथा एग्जाम्पल है 7x + 2 + 5x⁴। चारों को बड़े ध्यान से देखेंगे और यहाँ पे समझेंगे। ये जो बहुपद है इसमें चर क्या है, इसमें चर है x, चर x है, और x की अधिकतम पावर कितनी है। चर की अधिकतम पावर देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो 3 और 4 में मैक्सिमम कौन है, 4। अगर ये 4 है तो यहाँ पे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, तो बहुपद की घात हो जाएगी 4। इस वाले बहुपद को नोटिस करिए, इस बहुपद में जो है हमारा जो चर है वो है x, और x की अधिकतम पावर कितनी है, तो यहाँ पे कुछ तो दिख नहीं रहा है भाई, केवल x लिखा हुआ है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब कभी सिंगल x होगा तो इसका मतलब उसकी पावर जो है 1 होती है, लेकिन 1 को लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ पे जो चर की घात है वो घात कितनी हो गई, घात बराबर 1। इसको देखिए, ये जो बहुपद है इस बहुपद में चर की घात कितनी है, तो उसको नोटिस करना हमें। घात के लिए हमने क्या बताया कि चर की जो अधिकतम पावर है, मैक्सिमम पावर, तो देखिए यहाँ पे पावर है 1, यहाँ पे पावर है 2, तो घात कितनी हो गई, 2। अधिकतम तो है ना, ठीक। इसी प्रकार इस वाले में देखते हैं, इस वाले में जो है हमारा x है चर, और चर की अधिकतम पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कितना हो गया, घात 4। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जब भी हमें बहुपद की घात निकालनी है तो हम क्या देखेंगे, जो बहुपद है उसमें चर की अधिकतम पावर कितनी है, जो अधिकतम पावर होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी, ठीक है।
देखिए बहुपद के प्रकार क्या होंगे, तो यहाँ पे बहुपद के प्रकार में हम नंबर पहला बहुपद की बात करते हैं, जिसको हम कहेंगे अचर बहुपद। क्या नाम है? अचर बहुपद। बच्चों एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो बहुपद हम पढ़ने जा रहे हैं, इस बहुपद को हम अगर पढ़ेंगे तो 10 से 15 मिनट में चैप्टर खत्म हो सकता है, लेकिन जब इसके बेसिक की बात आती है कि यहाँ पे हम इसको तरीके से कैसे करें और कभी भी ना भूलें, तो उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी है कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझ लें, ताकि हम कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसको करेक्टली कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुपद के प्रकार में पहला है अचर बहुपद। अचर बहुपद को हम अंग्रेजी में कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये अचर बहुपद क्या होंगे? अब ये अचर बहुपद क्या होंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे बहुपद जिसकी घात क्या होगी? शून्य होगी। तो यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है कि अगर बहुपद की घात कितनी हो? 0, तो वह अचर बहुपद होगा। साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे 2 एक अचर बहुपद है, यहाँ पे x की घात कितनी है? 0 है। 7/5 अचर बहुपद है। 1.2 अगर ऐसा है तो ये भी अचर बहुपद है। तो ये सारे जो है आपके अचर बहुपद के उदाहरण है। नंबर सेकंड है आपका रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। अब ये रैखिक बहुपद क्या होंगे, तो इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये रैखिक बहुपद दैट मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल क्या होंगे, तो ध्यान दीजिएगा वह बहुपद जिसकी घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रैखिक बहुपद में कितनी है? घात बराबर कितनी हो जाएगी? 1। मतलब चर की जो घात है वह 1 होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपका इसका व्यापक जो सूत्र है, किसका? रैखिक बहुपद का व्यापक सूत्र जो है वो हो जाता है ax प्लस बी, जहाँ a और b क्या है? आपके वास्तविक संख्या है और x जो है चर है। अर्थात a और b तो कांस्टेंट है लेकिन x चर है। क्लियर? अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कौन रैखिक बहुपद है या नहीं है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 ये क्या है? आपका रैखिक बहुपद है। ध्यान रखिएगा 2x प्लस 3, यहाँ पे a का मान 2 है, b का मान 3 है, तो ये रैखिक बहुपद है। ठीक, नंबर सेकंड हो गया। थर्ड अब आ जाता है आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। अब ये द्विघात बहुपद क्या होगा, तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद रखिएगा द्विघात बहुपद को हम देखिए जो क्वाड्रेटिक बहुपद होगा दैट मीन्स द्विघात बहुपद, इसकी घात होती है हमारी 2 और व्यापक सूत्र होता है इसका, व्यापक सूत्र जो होगा वो होगा ax² प्लस bx प्लस c के बराबर। साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कोई एक। तो यहाँ पे 2x² प्लस 3x प्लस 5 ये जो है आपका क्या है? द्विघातीय बहुपद के एग्जाम्पल है। जरूरी नहीं है यही होगा या फिर यही होगा, एग्जाम्पल चेंज हो सकते हैं। मतलब द्विघातीय बहुपद में ये संख्या को बदल दिया जाएगा तो बहुपद चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगला है त्रिघातीय बहुपद। जो चौथा है वो है त्रिघात बहुपद। देखिए अब ये त्रिघात बहुपद क्या होता है, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इसको देखते हैं पहले। त्रिघात बहुपद को हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है इसको समझते हैं। वह बहुपद जिसकी घात जो है आपका कितना हो? 3 हो। अब बहुपद की घात कितनी होंगी भाई? घात होगी आपकी 3। अगर बहुपद की घात 3 होती है तो वह त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। और इसका व्यापक जो सूत्र है
व्यापक सूत्र जो है वो है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस रूप का दिखेगा। और यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें इसके, तो एग्जाम्पल क्या होंगे देखिएगा। इसका एग्जाम्पल जैसे हमारे पास √3 x³ 3 प्लस 7x² प्लस 5x+1, ये जो है आपका त्रिघातीय बहुपद का व्यापक सूत्र इतना हो गया और उदाहरण इतना होगा, ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है बहुपद का शून्य। बहुपद के शून्य। अब ये बहुपद के शून्य कितने होंगे, क्या होंगे, इसको हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये बहुपद के शून्य क्या होंगे, तो ध्यान रखिएगा इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ ज्यादा नहीं है। बहुपद के शून्य के लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुपद के शून्यक को की जो संख्या है वो किसके बराबर होंगे, बहुपद की घात के बराबर। बहुपद की घात मतलब बहुपद के शून्य कितने होंगे वो निर्भर किस पर करेगा कि बहुपद की घात कितनी है। बहुपद की घात अगर 1 होंगी तो शून्य कितने होंगे, 1 होंगे। अगर बहुपद की घात 2 होंगी तो शून्य 2 होंगे। अगर बहुपद की घात 3 होंगी तो शून्य 3 होंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुपद की घात बराबर शून्यंकों की संख्या। क्लियर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जाम्पल लेके कि कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास एक बहुपद है, जैसे पी एक्स बराबर x+1, पी एक्स बराबर x+1 है। अब इसके शून्य क्या हो, कितने होंगे, तो यहाँ पे देखिए इसी को देखते हुए डायरेक्टली आप क्या बता सकते हैं, इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे शून्यंकों की संख्या कितने शून्यंक है, तो शून्यंक है हमारे 1, ध्यान रखिएगा 1 शून्यंक है। अब इसको यहाँ पे प्राप्त कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि बहुपद का शून्यंक 1 ही है। तो यहाँ पे देखिए, अब शून्यंक के लिए हम क्या प्रोसेस करते हैं, शून्यंक के लिए हम यहाँ पे जो px है उसको बराबर 0 पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे px के जगह पे कितना है, x+1 बराबर 0, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, -1। तो ये जो -1 है ये बहुपद का शून्यंक और शून्यंकों की संख्या कितनी हो रही है, कि प्राप्त हो रही है, वही हमने यहाँ पे बताया। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे क्या यह -1 इस बहुपद का शून्यंक है या नहीं है। तो इसको चेक करने का अर्थात जांच करने का भी एक तरीका होता है, क्या, जो बहुपद का शून्यंक होगा उसको अगर इस बहुपद में x के जगह पे रख दिया जाए तो इसकी वैल्यू अर्थात px की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अगर 0 आएगी तो यह बहुपद का शून्यंक होगा, अगर नहीं आया तो शून्यंक नहीं होगा। तो चेक देखिए, जहां जहां px में x है वहां पे हम क्या रखेंगे, जहां जहां px में x है वहां पे -1 रख देंगे x बराबर। तो क्या आ जाएगा, देखिए p-1 बराबर -1+1 बराबर कितना आ रहा है, 0। तो p-1 बराबर 0 आ रहा है। इसका मतलब बहुपद का एक शून्यंक कितना है, -1 है, ध्यान रखिएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे एग्जांपल नंबर 2। तो क्या आएगा, पी एक्स बराबर ले लेते हैं हम x² -9। कितना लिया हमने, पी एक्स बराबर x² -9। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं कि बहुपद के शून्यंक कितने हैं। तो हमने क्या बताया था भाई, शून्यक के लिए क्या करते हैं भाई, px बराबर 0 रख देते हैं। अब px बराबर 0 रखोगे तो x² -9 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से x² बराबर 9 आ जाएगा। x बराबर कितना आएगा, √9, और √9 का मान कितना आएगा, +-3। अब x का मान जो है +-3 है, दैट मीन्स x बराबर 3 भी है और x बराबर -3 भी है। ध्यान रखिएगा ये दोनों मान है। देखिए बच्चों, आगे उदाहरण नंबर 1 करते हैं, जिसमें बोला गया है नीचे दी गई आकृति इतने में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहाँ px एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों में प्रत्येक के लिए
px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे px में शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है ग्राफ को देख के। देखिए ग्राफ को देख के आप डायरेक्टली ये बात समझ सकते हैं कि शून्यांक कितने होंगे। ठीक है, जब ग्राफ को देख के शून्यांक बताने हैं तो क्या ध्यान रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो एक्स अक्ष में देखेंगे यहाँ पे चूंकि यहाँ पे हमें y बराबर पी एक्स है और px में शून्यांकों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है, px के लिए शून्यांकों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है, तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे देखेंगे x अक्ष को जो ग्राफ है वह कितने जगह पे कट कर रहा है, जितने जगह पे कट करेगा उसमें शून्यांकों की संख्या उतनी हो जाएगी। देखिए जैसे ये ग्राफ हुआ हमारा पहला वाला ग्राफ में देखिए ये जो वक्र है, ये वक्र एक्स अक्ष को कितने जगह पे कट कर रहा है, एक जगह पे कट कर रहा है। जब एक जगह पे कट कर रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी है, एक है। यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी बताएंगे, एक बताएंगे, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे देखिए इस वाले को, यहाँ पे एक्स अक्ष को ये वक्र जो है कितने जगह पे कट कर रहा है, तो एक्स अक्ष को ये वक्र जो है 2 जगह पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये वाला ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कितने जगह पे कट कर रहा है, तो देखिए एक जगह है, 2, 3 जगह पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या हो जाएगी 3। विशेष रूप वक्र जो है एक्स अक्ष को कितने जगह पे कट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे विशेष रूप से हमें यह देखना है कि जो वक्र दिया हुआ है ये वक्र एक्स अक्ष को कितने जगह पे कट कर रहा है, जितने जगह पे कट करेगा वहाँ पे शून्यांकों की संख्या उतनी हो जाएगी। अगला वाला देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए ये वाला जो लाइन है, ये लाइन जो है एक्स अक्ष को कितने जगह पे कट कर रहा है, तो देखिए हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लाइन जो है एक्स अक्ष को एक जगह पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। इस वाले को देखिए, यहाँ पे ये जो वक्र है ये वक्र एक्स अक्ष को कितने जगह पे कट कर रहा है, ये वक्र जो है एक जगह पे कट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, शून्यांकों की संख्या 1। यहाँ पे देखिए ये वक्र जो है एक्स अक्ष को कितने जगह पे कट कर रहा है, तो ये वक्र जो है एक्स अक्ष को 4 जगह पे कट कर रहा है। कहाँ कहाँ देखिए, 1, 2, 3, 4 जगह पे कट कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 4। इस बात का ध्यान रखिए बेटा। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है कि यहाँ से आपका 1 नंबर का बोर्ड एग्ज़ाम में 1 नंबर का एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आना है और यह निर्धारित है, प्रत्येक वर्ष आता है। और इसमें देखिए कोई भी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आप सीधे सीधे इसका आंसर कर पा रहे हैं और ये स्कोरिंग के लिए आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ध्यान दीजिए। अब प्रश्नावली में आते हैं हम। प्रश्नावली 2.1 प्रश्नावली 2.1 में भी वही सेम क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये जो रेखा है ये एक्स अक्ष को कितने जगह पे कट कर रहा है, तो देखेंगे कि ये रेखा एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर कट नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यांकों की संख्या हो जाएगी 0। ठीक है। ये वाला वक्र जो है एक्स अक्ष को कितनी जगह पे कट कर रहा है, तो एक जगह पे कट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे शून्यांकों की संख्या हो जाएगी हमारी 1। ठीक। ये वाली वक्र जो है एक्स अक्ष को कितनी जगह पे कट कर रहा है, तो 1, 2, 3, यहाँ पे शून्यांकों की संख्या हो जाएगी 3। यहाँ पे ये वाला वक्र जो है एक्स अक्ष को कितने जगह पे कट कर रहा है, तो 2 जगहों पे, तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या हो जाएगी 2। ये वाला वक्र देखिए एक्स अक्ष को कितने जगह पे, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह पे कट कर रही है, इसलिए शून्यांकों की संख्या हो गई 4। अब ये वाला जो आप देखेंगे खुद इसको कि ये वाला वक्र जो है एक्स अक्ष को कितने जगह पे कट कर रहा है, और इसको आप देखेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, कि इसका आंसर कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितना है। शून्यांकों की संख्या इसमें आपको मुझे बतानी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है बच्चों।